जहां एक तरफ राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं इतिहास में भी एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री का पद संभाल चुकी इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली के चलते कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था। ऐसे में वर्तमान के वोट चोरी के आरोपों को केंद्र में रखते हुए हम इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट के फैसले को लेकर बात करने वाले हैं। दरअसल 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी इस जीत को उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने चुनौती दी, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है। प्रतिद्वंदी राजनारायण की दलीलें इतनी पुख्ता थीं कि नतीजतन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया। भारत की राजनीति और चुनाव से जुड़ी यह ऐतिहासिक कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी भी महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यह विपक्ष को सीख देती है और बताती है कि आखिर राजनीति कैसे की जाती है। चलिए अब आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की तरफ ले चलते हैं जिसकी शुरुआत होती है 12 जून 1975 से, जब सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भरा हुआ था और पूरे देश की नजरें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर टिकी थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, फैसला जो प्रधानमंत्री के खिलाफ आना था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जबरदस्त कामयाबी भी मिली थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को भारी अंतर से हराया था, लेकिन राजनारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाल दिया। पर जब परिणाम घोषित हुआ तो राजनारायण के होश उड़ गए। परिणाम देख राजनारायण शांत नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में अपील की कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जब ये दलीलें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के सामने पेश की गई तो उन्होंने याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को सही पाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दे दी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी पाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। यह इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिसे कांग्रेस के सिंडिकेट गूंगी गुड़िया कहते थे, वे चुनावों में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकती थी। पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, और जिसकी तारीख 18 मार्च 1975 रखी गई। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने भी पेशी की तैयारी की। सवाल यह भी था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के प्रवेश करने पर ही उपस्थित लोगों के खड़े होने की परंपरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस पर असमंजस था। राजनारायण की ओर से जिरह करने वाले वकील शांति भूषण इस बारे में जानकारी देते हैं कि इंदिरा के कोर्ट में प्रवेश करने से पहले जस्टिस सिन्हा ने कहा कि अदालत में लोग तभी खड़े होते हैं जब जज आते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के आने पर किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि कोर्ट में लोगों को प्रवेश के लिए पास भी बांटे गए थे। अब इंदिरा गांधी की पेशी हुई और करीब 5 घंटे तक उन्होंने सवालों के जवाब दिए। इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DS माथुर, जो इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर KP माथुर के करीबी रिश्तेदार थे, उन्हें जस्टिस सिन्हा के घर उनकी पत्नी के साथ भेजा गया। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान जस्टिस सिन्हा से कहा कि अगर वो राजनारायण वाले मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो उन्हें तुरंत सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा, यानी प्रमोशन का उन्हें लालच दिया गया। लेकिन इसका जस्टिस सिन्हा पर कोई असर नहीं पड़ा। शायद जस्टिस को इस बात का अंदाजा इस मुलाकात से ही लग चुका था कि इंदिरा गांधी सॉफ्ट पावर के जरिए अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। फिर इस पर राजनारायण की दलीलें भी इतनी मजबूत थी कि फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ ही आना था। जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, और जनप्रतिनिधित्व कानून में इनका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी था। यही 2 दलीलें इंदिरा गांधी की हार का कारण बनी। इन्हीं 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। साथ ही जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्थगन आदेश दिया। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो इंदिरा गांधी 20 दिन तक प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी।
पर इस 20 दिन की मोहलत के बाद उन्हें अगले 6 सालों तक लोकसभा या विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। ये भारत के साथ ही दुनिया के इतिहास में ऐसा पहला मौका था जब किसी हाईकोर्ट के जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी की तरफ से पैरवी करने के लिए मशहूर वकील एन पालकीवाला को बुलाया गया और आखिरकार इंदिरा गांधी की तरफ से 22 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल हुई, जो वैकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्णन अय्यर के सामने आई। इंदिरा गांधी की तरफ से पालकीवाला ने बात रखी कि राजनारायण की ओर से शांति भूषण अदालत में आए। इस तरह जस्टिस अय्यर पर फैसले को स्थगित करने का दबाव बनाया गया। नतीजतन 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक था। दरअसल जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी। जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी को सब तरफ से घेरना शुरू कर दिया। इसी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए कि इंदिरा गांधी ने बचने और सत्ता में रहने के लिए 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। कुल मिलाकर अगर हम इस केस को आज की स्थिति से तुलना करें तो वोटों की धांधली का विपक्ष जो सरकार पर आरोप लगा रही है, उनको लेकर कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है जिन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय बताते हुए उसे समाधान निकालने की अपेक्षा जताई है। ऐसे में अगर मामला सिर्फ वोटर आईडी या मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियों का है तो उसका संवैधानिक समाधान चुनाव आयोग के पास ही है। आपकी इसे लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।